नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। शरद पवार यूपीए की नंबर 2 पार्टी के नंबर 1 नेता है। तय है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी नेताओं की माने तो जैसे पिछली बार सीट बंटवारा हुआ था वैसे ही इस बार होगा। मतलब कांग्रेस और एनसीपी में सब ठीक है, लेकिन शरद पवार ने राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर जो कहा है वह अजीब है। यदि कांग्रेस ने राहुल गांधी की कमान अपनाई है तो यूपीए की भी वही कमान होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की साझा सभा हुई तो शरद पवार क्या उसमें राहुल गांधी की वाहवाही नहीं करेंगे? लेकिन शरद पवार अभी उन्हें नेता नहीं मान रहे। मतलब शरद पवार की निगाह में राहुल गांधी को अभी अपने को साबित करना है। जाहिर है यूपीए के दूसरे नेता राहुल गांधी की लीडरशिप को जांच रहे हैं। ये विधानसभा चुनाव के नतीजों से राय बनाएंगे। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। बिहार में नरेंद्र मोदी के भाषण ने वंशवाद पर एक नई बहस छेड़ दी है। मोदी के भाषण के बाद भाजपा के नेता बैकफुट पर आए हैं तो कांग्रेस नेताओं की ओर से बचाव में दिए जा रहे अजीबोगरीब तर्कों ने बहस को और उलझा दिया है। कांग्रेस के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा को अगर वंशवाद पसंद नहीं आता है तो वे मेनका और वरुण गांधी को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के भी कई नेताओं को यह तर्क पसंद नहीं आया। इसके बाद कांग्रेस ने सुर बदला और उसके एक नेता ने कहा कि भाजपा का अपनी सहयोगी पार्टियों शिवसेना और अकाली दल के वंशवाद के बारे में क्या कहना है। असल में मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि लोकतंत्र के 4 सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिसमें पहला वंशवाद है। लेकिन इससे कांग्रेस नेताओं को ज्यादा दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जब यह कहा कि कांग्रेस वंशवाद बंद कर दे तो वे राहुल को शहजादा कहना बंद कर देंगे। तब इस पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया। तभी मेनका और वरुण गांधी और सहयोगी पार्टियों का मसला आया है। इस पर भाजपा का कहना है कि मेनका व वरुण की तुलना सोनिया व राहुल गांधी से कैसे हो सकती है। और जहां तक सहयोगी पार्टियों की बात है तो कांग्रेस के तमाम सहयोगी डीएमके से लेकर एनसीपी और राजद से लेकर सपा तक सबकी यही स्थिति है। भाजपा में इन दिनों नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में समानता खोजी जा रही है। एक रोचक समानता कुछ नेताओं ने खोजी है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब कहीं भी कुछ भी बोल देते थे और प्रवक्ताओं को उसका बचाव करना होता था। वही स्थिति इन दिनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की है। वो जो कुछ भी बोलते हैं उसके बचाव में पार्टी प्रवक्ताओं को बड़ी मेहनत करनी होती है। वाजपेयी ने मोदी को लेकर राजधर्म निभाने की बात कही थी। एक बार अपने को स्वयंसेवक बताया और 2 दिन बाद कहने लगे कि वो राष्ट्र के स्वयंसेवक है। इसी तरह कहा कि मैं अटल हूँ, बिहारी नहीं। जब विवाद हुआ तो कह दिया अटल भी हूँ, बिहारी भी हूँ। इन तमाम मौकों पर भाजपा के प्रवक्ताओं नेताओं को बड़ी मुश्किल हुई थी। इसी तरह मोदी के शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर पर दिए बयान से लेकर गुजरात की महिलाओं के कुपोषण, चीन में शिक्षा पर खर्च होने वाले जीडीपी के आंकड़े और कथित तौर पर सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में जवाहरलाल नेहरू के ना शामिल होने वाले बयान पर भाजपा नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। वो या तो चुप्पी साध लेते हैं या कोई दूसरा मुद्दा खोज कर लाते हैं। जैसे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेहरू देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को होने वाले अपने जनता दरबार के अलावा लोगों से मिलना बंद कर दिया है। अपने अब तक के करीब 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने अनगिनत यात्राएं की हैं, लेकिन पिछले 6 महीने से वे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। जुलाई में छपरा के मशरक में जहरीला खाना खाकर 23 बच्चे मर गए और दर्जनों बच्चे पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराए गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे मिलने नहीं गए। इसी तरह अगस्त में खगड़िया के पास रेलवे लाइन पर करीब 40 लोग कट कर मर गए, लेकिन मुख्यमंत्री उनके परिजनों से मिलने भी नहीं गए। कश्मीर में सीमा पर मारे गए सैनिकों का शव आया तो नीतीश कुमार दिल्ली में थे, लेकिन न वे दिल्ली में उनको श्रद्धांजलि देने गए और न पटना में गए। और अब गांधी मैदान में भाजपा की रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 6 लोग मारे गए व 83 लोग घायल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री किसी से मिलने नहीं गए। कहा जा रहा है कि उनकी सेवा यात्रा के दौरान जो हंगामा हुआ और जगह जगह लोगों ने काले झंडे दिखाए, उसके बाद उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया है। उन्हें हर जगह हंगामे का अंदेशा सता रहा है। जनता दरबार में तो भारी चेकिंग के बाद लोग आते हैं, लेकिन पिछले दिनों वहां भी एक आदमी ने हंगामा कर दिया था। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे।
देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नर्मदा जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा की आधारशिला रखी। यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इसकी ऊंचाई 182 मीटर होगी और 5 साल में करीब 2,500 करोड़ रुपए के खर्च से यह मूर्ति बनाई जाएगी। इसके लिए मोदी ने पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने का ऐलान किया है। इस मौके पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तक सरदार पटेल को भूली हुई थी, लेकिन अब अचानक सारे नेता उन्हें कांग्रेस का बताकर अपने को उनका वारिस बताने लगे हैं। 2 दिन पहले मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक सभा में कहा था कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो देश की तस्वीर अलग होती। आज मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सरदार पटेल को सच्चा धर्मनिरपेक्ष नेता बताकर बहुत अच्छा किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत को वोट बैंक की राजनीति वाला सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, बल्कि सरदार पटेल की सोच वाला सेकुलरिज्म चाहिए। इस मौके पर मोदी ने बताया कि सरदार पटेल लौह पुरुष थे और साथ ही वे किसान पुत्र भी थे, इसलिए उनकी मूर्ति बनाने के लिए किसानों से लोहा मांगा गया है। रांची हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आर प्रसाद की एकल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीबीआई ने उनके खिलाफ जो सबूत दिए हैं वो बहुत मजबूत और ठोस हैं, इसलिए अदालत अभी जमानत दिए जाने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले अदालत ने बुधवार को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत के जज पीके सिंह ने 5 साल की जेल की सजा सुनाई थी। इस बीच अदालत ने इसी मामले में जेल में बंद पूर्व सांसद जगदीश शर्मा की जमानत याचिका पर सीबीआई को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। सरकारी अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कई सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को चाहिए कि वे राजनीतिक प्रमुखों के मौखिक आदेश पर कोई काम न करें। इसके साथ ही अदालत ने अधिकारियों के बार बार होने वाले तबादले पर भी चिंता जताई और कहा कि अधिकारियों का कार्यकाल तय होना चाहिए। नौकरशाही के कामकाज की स्थिति पर विचार करते हुए जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की बेंच ने कहा कि संसद को जरूर ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे नौकरशाहों की नियुक्ति, तबादले और उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई का नियमन किया जा सके। अदालत ने सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि नौकरशाही के कामकाज में बड़ी गिरावट राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से आई है। अदालत ने पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम सहित 83 नौकरशाहों की जनहित याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही। भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए सांसद राम जेठमलानी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की संयुक्त रजिस्ट्रार हिमानी मल्होत्रा ने भाजपा नेताओं को कुरियर या स्पीड पोस्ट से समन भेजने का निर्देश दिया है। भाजपा नेताओं को 30 जनवरी तक इस मामले में जवाब देने को कहा गया है। जेठमलानी ने इस साल मई में पार्टी से निकाले जाने के फैसले को चुनौती दी है। उन्होंने संसदीय बोर्ड के 2 सदस्यों अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को छोड़कर बाकी 10 लोगों से 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की है। उन्होंने अपना निष्कासन रद्द करने की भी मांग की है। जेठमलानी के वकील अशोक अरोड़ा ने कहा है कि उनके मुवक्किल राम जेठमलानी प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की वकालत करते थे, इसलिए जो दूसरे लोग पीएम पद की आकांक्षा रखते थे वे संतुष्ट हो गए थे। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में गिरफ्तार किया गया एक संदिग्ध एनआईए की हिरासत से फरार हो गया है। फरार संदिग्ध का नाम मेहर आलम है और वह इन बम धमाकों का मास्टरमाइंड माने जा रहे तहसीन अख्तर का करीबी है। उसकी निशानदेही पर एनआईए की टीम दूसरे संदिग्धों को पकड़ने के लिए मुजफ्फरपुर में एक छापा मारने गई थी। वहां वह बाथरूम जाने के बहाने एनआईए की टीम को चकमा देकर फरार हो गया। एनआईए ने इस मामले में मुजफ्फरपुर में एक एफआईआर दर्ज कराई है। दिल्ली में वाम मोर्चे की पार्टियों की ओर से बुलाए गए सेकुलर सम्मेलन में शामिल पार्टियां भले तीसरे मोर्चे के गठन की संभावना से इनकार कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर तीसरे मोर्चे की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि देश में इस समय सांप्रदायिक ताकतों की शक्ति बढ़ रही है और उन्हें रोकने का काम तीसरा मोर्चा ही कर सकता है। हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उनके पिता मुलायम सिंह इस मोर्चे के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं। इस बीच मुलायम सिंह यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नए सिरे से शुरू हुई हिंसा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि किसी को माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। जबकि दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि इस माहौल में किसी पर दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। वाम मोर्चे की ओर से दिल्ली में हुए सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में एनसीपी को नहीं बुलाया गया था। उसके नेताओं ने अपनी तरफ से पहल कर आमंत्रण मंगाया और उसमें हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भाषण करते हुए प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कह दिया कि गठबंधन के दौर की मौजूदा राजनीति में विकल्प खुले रखना जरूरी है। असल में उन्होंने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान की वजह से दबाव की राजनीति की है। वहाँ कांग्रेस 26 और 22 सीटों का फॉर्मूला बदलकर 27 सीट लेना चाहती है। दूसरा मसला यह है कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों महाराष्ट्र दौरे में कहा कि अगर कांग्रेस के लोग मेहनत करें
तो गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों बातों से एनसीपी नेताओं के कान खड़े हुए हैं। सो पार्टी महासचिव डीपी त्रिपाठी की वाम नेताओं से सद्भाव का फायदा उठाकर इस सम्मेलन का इस्तेमाल कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए किया गया। अगर दिल्ली में जुटे 14 पार्टियों के नेता कुछ समय के बाद तीसरा मोर्चा बनाने में सफल हो जाते हैं तो उसका फायदा किसको होगा, यह लाख टके का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि तीसरा मोर्चा कांग्रेस की बी टीम होगी, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि तीसरा मोर्चा उनको नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर अल्पसंख्यक वोटों के मामले में तीसरे मोर्चे से पार्टी को नुकसान हो सकता है। मुलायम सिंह से लेकर नीतीश कुमार और एचडी देवगौड़ा से लेकर बाबूलाल मरांडी तक और चारों वामपंथी पार्टियां कांग्रेस की कीमत पर ही सेकुलर वोट हासिल करेंगी। वे भाजपा के वोट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि उल्टे उसके वोट का और ध्रुवीकरण हो सकता है। यूपीए में कभी करुणानिधि, ममता बनर्जी, लालू यादव, शरद पवार आदि दिग्गज थे। अब ले देकर शरद पवार अकेले दिग्गज है। उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर इंतजार करो की नीति अपनाई है। भला इसका क्या मतलब है, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए में अभी सिर्फ एक बड़ी पार्टी है, शरद पवार की एनसीपी। बाकी 2-2, 3-3 सांसदों वाली छोटी पार्टियां हैं। उसके तमाम बड़े सहयोगी डीएमके, तृणमूल कांग्रेस आदि उसे छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में एनसीपी के साथ कांग्रेस के संबंधों को और पुख्ता होना चाहिए था। कांग्रेस की ओर से इस अलायंस को बनाए रखने का प्रयास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका उल्टा हो रहा है। दोनों पार्टियों में घमासान छिड़ा है और दोनों ऐसा लग रहा है कि अलग होने के रास्ते तलाश रहे हैं। तभी बुधवार को लेफ्ट पार्टियों के बुलाए सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन में एनसीपी के नेता शामिल हुए। प्रफुल्ल पटेल और डीपी त्रिपाठी ने शिरकत की और पटेल ने अपने भाषण में यह भी कहा कि गठबंधन के मौजूदा दौर में विकल्प खुले रखने चाहिए। यानी एनसीपी ने यह संकेत दिया कि वह तीसरे या संघीय मोर्चे में शामिल हो सकती है। इससे पहले एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को अभी अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित करनी है। राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही थी। जाहिर है वे अभी राहुल का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियां किस तरह साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अगर चुनाव के दौरान कांग्रेस और एनसीपी की साझा सभाएं हुई तो क्या उनमें पवार राहुल गांधी की तारीफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पवार कुछ भी कर सकते हैं। पहले सोनिया गांधी को लेकर भी उनकी यही राय थी, लेकिन बाद में उन्होंने सोनिया गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया, इसलिए वे राहुल को भी नेता मान लेंगे। लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को कांग्रेस और यूपीए को सत्ता में लाना होगा। अगर वे कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पाए और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सत्ता से बाहर हुई तो अलायंस नहीं टिकेगा। बुनियादी रूप से पवार का कांग्रेस से अलायंस सत्ता के लिए है। महाराष्ट्र की सत्ता उनकी पार्टी के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए वे सिर्फ हालात का मुआयना कर रहे हैं और बीच बीच में कुछ पत्थर उछाल कर अंदाजा लगा रहे हैं कि किस बात पर कितनी लहर उठती है। इसके अलावा वे महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच चल रही खींचतान के बीच अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने और कांग्रेस को दबाव में रखने की राजनीति भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में दोनों पार्टियों के बीच भारी तनाव है। मंत्री एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और गैर सरकारी संगठनों को एक दूसरे को घेरने वाले दस्तावेज दे रहे हैं। कांग्रेस के नेता लोकसभा की ज्यादा सीटें मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वे पवार की पैरवी से अवैध फाइलों को मंजूरी नहीं दे सकते। इसलिए पवार दिल्ली से राजनीति करके दबाव बनाए हुए हैं। तभी उन्होंने यह भी कहा है कि अगले चुनाव के बाद 6 पार्टियां मिलकर तय करेंगी कि कौन प्रधानमंत्री होगा। यानी वे कांग्रेस में रहते हुए भी तीसरे या संघीय मोर्चे की राजनीति कर रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद यूपीए में राहुल गांधी की स्वीकार्यता पर चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा मुख्य प्रचारक के नाते लगी है। इसे यूपीए के घटक दलों ने जाना समझा हुआ है। ऐसे में यदि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीती तो एनसीपी से लेकर राजद सब में उनकी लीडरशिप जमेगी। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय नायक है। विजय जी, राहुल गांधी का कांग्रेस नेतृत्व एक तरह से संभालना, उनके प्रचार का पूरा कांग्रेस का जिम्मा उनको जो मिला, उसका यूपीए के घटक दलों पर क्या असर होता हुआ लगता है? खासतौर पे ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूं कि शरद पवार ने जो कहा है कि उनकी क्षमताओं को भी देखना है, जांचना है, उनकी उसके बाद ही अंदाज लगेगा, इस बात को यूपीए की सेहत के मामले में किस तरह लेंगे हम? देखिए, शरद पवार जी ने जो कहा है
वो सही है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शरद पवार खुद ही जो राजनीति है इसमें 40-45 साल से ज्यादा यहाँ है, केंद्रीय मंत्री है जी। तो अगर किसी का अगर आपकी क्षमता जो है वो जाननी चाहिए, जानना है, तो इसका मतलब है आप एक तो सरकार में आ जाए और सरकार में आके आप उनको देखिए कि आप मंत्रिमंडल कैसा चलाते हैं और आपकी भूमिका कैसी है। बात ये राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जो कही है वो मुझे लगता है कि उनका कहना है कि एक्सपीरियंस के बारे में, राजनीति में एक्सपीरियंस होता है, वो तो पार्टी में अभी वाइस प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस वो ले रहे हैं दो चीज, लेकिन मंत्री पद का एक्सपीरियंस जो है वो अभी तक नहीं उन्होंने लिया है। और इसलिए उनको उन्होंने ये कहा कि मुझे उनका मेटल जो है उसके बारे में मुझे मतलब उनकी क्षमताओं को देखना है, समझना है। और इन्होंने गवर्नमेंट में पहले ही जब उनको मौका मिला था तो मंत्री अगर बन जाते तो अब तक पता चल जाता कि वो मंत्रिमंडल जो है अपना कैसे चलाते हैं, उस नाते नीतियां जो भूमिका है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। नहीं तो उस नाते क्या ये माना जाए कि यूपीए के बाकी दलों में, क्योंकि एनसीपी अब आज की तारीख में नंबर 2 पार्टी वही है, और वो तो क्या यूपीए के बाकी घटक दलों में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अभी वेट एंड वॉच वाली, इंतजार वाली नीति है या अभी स्वीकार्यता नहीं है? इसको किस तरह लेंगे? देखिए, वो वेट एंड वॉच वाली नीति किस हद तक है, अगर आपने देखा होगा तो एनसी जो पार्टी है इनकी, फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि उनको कोई इतराज नहीं है राहुल गांधी। अब आप देखेंगे कानी मोदी जो बाहर गए हैं उनके साथ राहुल गांधी अभी भी उनके कानी मोदी को मिले हैं और देख रहे हैं कि भाई शायद वो भी हमारे साथ भी रहे। तीसरी बात रही राहुल आरजेडी की, तो वो तो है उनके, वो तो उनके साथ ही है। जी। अगर राहुल के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव कभी उनके बारे में ना नहीं करेंगे। चौथी बात ऐसी है कि आप देखेंगे कि जो और छोटा पार्टी है, अजीत सिंह की पार्टी है, उनका अभी तक कुछ खास तो बना नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा ये जी। और आप पासवान के बारे में अगर कहेंगे तो उनका जो चिराग है वो चाहते हैं कि अपना भी चिराग दूसरे चिराग के साथ चला जाए, मिलकर काम करे। मतलब आपका मानना है कि यूपीए के मौजूदा जो घटक दल है उनको राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने में उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और एक तरह से मोटे तौर पर उनको मान लिया गया, और भी मान लिया गया। मुझे लगता है कि मान लिया गया है। शरद पवार जी ने अपनी जो पार्टी है और अपना जो अस्तित्व है, पार्टी का अस्तित्व है, उसके बारे में ये कहा है कि मैं अगले जो सरकार होगा उसमें मैं शामिल नहीं होऊंगा, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि इसका मतलब ये है कि शायद एनसीपी पार्टी जो कोई सरकार अगर आएगा, कांग्रेस का आएगा, शायद उनको बाहर से सपोर्ट करे। एक तो इनका मतलब ये निकलता है। मतलब दूसरा ये कि शरद पवार खुद अपने आप को इतना वरिष्ठ या सीनियर मानते हैं कि वो इस राहुल गांधी की कमान में शायद मंत्री नहीं बनना चाहे। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उनके अंडर में काम कर सकता हूं, वैसा शरद पवार नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है कि शरद पवार का अपना एक अस्तित्व है, उनकी पार्टी जो है ऑल इंडिया पार्टी अभी बनी है और वो चाहते हैं कि अपनी जो पार्टी है उसका अस्तित्व और उसकी जो पहचान है वो बनी रहे। वो बनती है जब वो सरकार में रहते हैं तभी भी बनती है, क्योंकि वो सरकार का एक घटक पक्ष होते हैं। लेकिन अगर बाहर होते हैं, अगर राहुल गांधी बन जाए तो उनको सपोर्ट करने के बारे में वो तो सोचेंगे उसके बारे में। अभी तक शरद पवार बीजेपी के साथ नहीं गए। एक दूसरी बात ऐसी कि जो पार्टियां अभी इनको मनमोहन सिंह को सपोर्ट कर रही है उसमें दो चीजें हैं। मायावती राहुल गांधी के खिलाफ है आज, और मुलायम सिंह यादव ने कहा है बेस्ट लक टू राहुल गांधी। तो जो पार्टियां सपोर्ट कर रही है उनमें से एक पार्टी अपोज में है, एक पार्टी सपोर्टिंग कर रही है। मेजर पार्टी के बारे में आप कहें तो नहीं, तो आपके अनुसार क्या राहुल गांधी या उनके करीबी या उनकी नई टीम क्या ये अलायंस के घटक दलों के साथ या नेताओं के साथ कुछ कोऑर्डिनेट करती हुई लगती है क्या बाकी क्षेत्रीय पार्टी? मुझे लगता है, लेकिन एक बात देखिए, हमारे देश हमारे पार्टी हमारे पॉलिटिक्स में ऐसा देखा जाए तो एक बड़ा वृद्ध नेतृत्व है और नया नेतृत्व जो है वो अभी धीरे धीरे आ रहा है पार्टी में। वो नया नेतृत्व जब तक जो दूसरा जो वृद्ध नेतृत्व है उसके साथ अपना जो संगठन या इसके बारे में मिलजुल कर नहीं रहती है, तब तक मेरे ख्याल से जो नए जो यंग लीडर्स है उनको भी पार्टी को संभालने के लिए बहुत मुश्किल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उस नाते ये कि जब तक अजीत पवार कमान में नहीं आए तब तक शरद पवार को लेकर राहुल गांधी का कोई तारतम्य नहीं बन सकता। देखिए, अजीत पवार की बात अलग या कोई भी दूसरा उनके सेकंड पीढ़ी दूसरी वाली, महाराष्ट्र में है अजीत पवार, उनका दिल्ली में तो कुछ है नहीं है। लेकिन शरद पवार जो है उनके बाद
उनके जो लड़की उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुले भी है, अगर वो राजनीति में नहीं तो वही सुप्रिया सुले ये तमाम राज्यसभा के सदस्य जो है, तो राज्यसभा के सदस्य हो जाए तो सुप्रिया सुले और बाकी जो लोग यंग लोग हैं, वो यंग लोग जैसे कानीमोजी की बात आपने कही है, जैसे कांग्रेस के जो यंग लीडर्स है उनकी बात कही है, जैसे एनसीपी की सुप्रिया सुले इनकी बात, या भले चिराग हो या भले लालू का बेटा हो, ये सब जो अलग, इन लोगों को इकट्ठा होकर अपनी एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी, तभी तभी ये जो बाजू जो बुजुर्ग नेतृत्व है वो अपनी जगह खाली करेगा और नया नेतृत्व वो इसमें उभरेगा। कुल मिलाकर यूपीए में अभी नए नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन आप मानते हैं? मुझे लगता है कि नए नेतृत्व को लेकर पीएम के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके मन में कोई संदेह नहीं है, नया नेतृत्व राहुल गांधी है जी। लेकिन और दूसरी बात जो मैंने कही कि जो छोटे पार्टीज है, अलाइड पार्टीज है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। लेकिन शरद पवार और इनको अभी प्रॉब्लम, वो कह रहे हैं कि बस अगर वो अगर 2014 के बाद वो सरकार में नहीं आना चाहते तो इसका मतलब है उनका अलग सा अपना एक विचार है जी। विजय जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।